सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी में स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ की। सीएम योगी ने धर्मनगरी वाराणसी से इस अभियान का आगाज किया। वहीं देहरादून में सीएम धामी द्वारा 9 दिनों तक चलने वाले दून पुस्तक महोत्सव 2026 के उद्घाटन पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वहीं होर्मुज के बाद अब बाबल मंदेब पर ईरान की निगाहें, इससे जुड़े मामले को लेकर हम खास रिपोर्ट पेश करेंगे। और चलते चलते बात होगी स्मार्ट मीटर, ये कैसा संकट। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में शनिवार से शिक्षा के नए अध्याय की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मनगरी वाराणसी से स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के जरिए जहां नए शैक्षणिक सत्र के लिए बच्चों को पुस्तकें बांटी गई, वहीं निपुण विद्यार्थियों और विद्यालयों को सम्मानित कर शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया। आइए इस खास रिपोर्ट में देखें। वाराणसी की पावन धरती से शनिवार को प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए एक नई मुहिम शुरू हुई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का आगाज करते हुए साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के हर बच्चे का स्कूल जाना अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल अभियान की शुरुआत की है, बल्कि खुद बच्चों के बीच बैठकर उनकी हौसला अफजाई भी की। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में करवाया है। आप भी तो कर सकते हैं। जहां आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को वहीं लेके जाइए। जब बच्चा आपका वहां पढ़ेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी। हमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को जब सरकार संसाधन उपलब्ध करवा रही है, उसको भी हमें इस अनुरूप बनाना है कि वह भी कॉन्वेंट और किसी पब्लिक स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर वह भी कार्य कर सके। और इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया है। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के, बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से हमने आच्छादित किया। उसके नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीका उस पे लग गए, फिर उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई और पहली क्लास में एडमिशन ले रही है, तो भी उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी ने 5वीं पास कर लिया, 6ठी क्लास में एडमिशन लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। ऐसे 25 लाख बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवा रही है। स्कूल चलो अभियान 2026 किन मायनों में खास। इस साल का स्कूल चलो अभियान डिजिटल बदलावों से लैस है। सीएम योगी ने इस बार केवल नामांकन ही नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता पर भी सबसे अधिक जोर दिया है। अब तक ये अभियान मुख्य रूप से कक्षा 1 से 8 तक केंद्रित था, लेकिन इस वर्ष से इसे माध्यमिक विद्यालयों तक विस्तारित किया गया है। इसका उद्देश्य कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को रोकना है। अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक, द्वितीय चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत के साथ ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान तब दौड़ गई जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें नवीन शैक्षणिक सत्र की पाठ्य पुस्तकें और स्कूल बैग सौंपे। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि डीबीटी के माध्यम से बच्चों की वर्दी, जूते, मोजे और स्टेशनरी का पैसा समय पर अभिभावकों के खातों में पहुंचे, ताकि शिक्षा की राह में कोई बाधा ना आ सके। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपए का मानदेय, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए का मानदेय इसी महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, रसोईया हो या फिर अनुदेशक, इन सभी को हम लोगों ने व्यवस्था की है 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार उसमें योगदान कर रही है। आप कार्य करिए, सरकार आपके साथ में है। और मेरी आप सबसे अनुरोध होगा
पहली से लेकर के 15 अप्रैल तक, ये 15 दिन तक स्कूल चलो अभियान के साथ हर शिक्षक को जुड़ना चाहिए। अच्छा होगा प्रधानाचार्य किसी दिन सभी अभिभावकों के साथ भी बैठे, फिर प्रातःकाल विद्यालय अगर 8 बजे प्रारंभ हो रहा है, 7 बजे आप घर से निकल करके उस गांव में अलग अलग शिक्षक अलग अलग मोहल्ले में एक बार राउंड लगाते हुए जाएं, हर अभिभावक का घर खटखटाइए और दस्तक दीजिए घर पे, बोलिए आपका बच्चा कोई स्कूल से वंचित तो नहीं, और बोलिए सब कुछ सरकार फ्री में दे रही है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, चलो अपने हाथ से बच्चे को स्कूल लेकर जाइए, कोई बच्चा छूटने ना पाए। यह संकल्प जब हर शिक्षक का होगा, हर शिक्षा मित्र, हर अनुदेशक का होगा, ये पवित्र कार्य, राष्ट्रीय कार्य है। बता दें कि ये कार्यक्रम सिर्फ नामांकन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये निपुण भारत मिशन की सफलता का उत्सव भी बना। सीएम योगी ने निपुण विद्यालयों और निपुण विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए, जिन्होंने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा ही वो एकमात्र रास्ता है जो समाज को सशक्त बना सकती है। हर शिक्षक और हर अभिभावक का ये संकल्प होना चाहिए कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। आपको बता दें कि वाराणसी से शुरू हुआ ये कारवा अब प्रदेश के हर गांव और हर ब्लॉक तक जाएगा। स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य सिर्फ स्कूलों में भीड़ बढ़ाना नहीं, बल्कि ड्रॉप आउट रेट को शून्य पर लाना और उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। बता दें कि वाराणसी की इस धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा का जो मंत्र दिया, उसका सीधा असर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर और बच्चों के उज्जवल भविष्य पर पड़ेगा। अब जिम्मेदारी समाज की है कि वह इस अभियान का हिस्सा बने और शिक्षित प्रदेश, विकसित प्रदेश के सपने को साकार करे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून साहित्य और ज्ञान के रंग में सराबोर नजर आई। मौका था परेड ग्राउंड में दून पुस्तक महोत्सव 2026 के भव्य आगाज का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर इस 9 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने न केवल पुस्तक प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि आज के डिजिटल दौर में किताबों की प्रासंगिकता पर भी जोर दिया। इस समारोह में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। खास है दून पुस्तक महोत्सव 2026। दून पुस्तक महोत्सव इस बार केवल किताबों की प्रदर्शनी मात्र नहीं है, बल्कि ये बौद्धिक जागरण और डिजिटल डिटॉक्स का एक बड़ा अभियान बनकर उभरा है। डिजिटल से पन्नों तक का संदेश। उत्तराखंडी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच। इस बार महोत्सव में पहाड़ी साहित्य के लिए एक विशेष जोन बनाया गया है। यहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषाओं की दुर्लभ कृतियों को प्रदर्शित किया गया है। स्थानीय लेखकों को बड़े प्रकाशकों के साथ सीधा संवाद करने का मौका मिल रहा है। 2026 के इस महोत्सव में बच्चों के लिए स्मार्ट रीडिंग जोन तैयार किए गए हैं। कॉमिक्स और कहानियों के जरिए बच्चों में कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए विशेष वर्कशॉप्स आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य बचपन से ही रीडिंग हैबिट विकसित करना है। देहरादून का परेड ग्राउंड शनिवार सुबह से ही लेखकों, साहित्यकारों और पुस्तक प्रेमियों की चहल पहल से गुलजार रहा। मौका था दून पुस्तक महोत्सव 2026 के उद्घाटन का। नेशनल बुक ट्रस्ट और प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉल्स का भ्रमण कर नई प्रकाशित कृतियों का अवलोकन किया। आपको बता दें कि अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि पुस्तकें हमारे लिए सच्चा मित्र और मार्गदर्शक होती हैं। उन्होंने कहा कि किताबें केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों और सांस्कृतिक की संवाहक भी हैं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती है, बल्कि ये समय से परे ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को दिशा देने का कार्य करती है। लेखक भले ही इस दुनिया में न रहे, जिन्होंने अपनी रचनाएं कर दी, जिन्होंने अपने साहित्य रच दिए, लेकिन उनकी रचनाएं सदियों तक जीवित रहती हैं और आने वाले पीढ़ियों का तो मार्गदर्शन करती ही रहती हैं। और अभी आचार्य जी यहाँ से एआई के बारे में बता रहे थे, और जो रचनाएं हो गई, जो साहित्य लिखे जा चुके हैं, सच में अब वो अमर हो गए, क्योंकि अब वो एआई के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अब वो हमेशा से रहने वाले हैं। हमेशा थे, हमेशा हैं और अब हमेशा रहने वाले हैं। कई वैज्ञानिकों ने शोध से, उनके शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि पुस्तकें पढ़ने से हमारी जो एकाग्रता है, स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता विकसित होती है। बल्कि बहुत अच्छा अभी
यहाँ पर मिलिंद भाई भी कह रहे थे कि पुस्तकें वास्तव में, मैं उनकी भाषा को थोड़ा सरल कर दूं तो जो कह रहे थे मैं उसी को थोड़ा भावार्थ उसका मैं बताना चाहता हूं थोड़ा और सरलता से, कि पुस्तकें ये हमारे दिमाग की खुराक होती हैं। दिमाग को अगर खुराक देनी है तो मैं प्यारे बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि वो पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग को खुराक मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना था कि आज के डिजिटल युग में भले ही जानकारियां उंगलियों पर उपलब्ध है, लेकिन जो सुकून और गहराई हमें पन्नों को पलटकर मिलता है वो अद्वितीय है। उन्होंने कहा, हमारी युवा पीढ़ी को मोबाइल स्क्रीन से निकलकर किताबों की दुनिया में वापस आना होगा। ये महोत्सव हमारे युवाओं में पठन पाठन की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा प्रयास है। पुस्तकों का महत्व तो कम नहीं हुआ है, बल्कि और भी बढ़ गया है, क्योंकि आज के युग में इंटरनेट हमें सूचना अवश्य देता है, परंतु पुस्तकें हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। मोबाइल हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा अवश्य देता है, परंतु पुस्तकें हमारी सोच को गहरा और स्थायी बनाती हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी हम प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलने वाले इस महोत्सव में 300 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य का भंडार मौजूद है। मेले में विशेष रूप से बच्चों के लिए बाल मंडप और स्थानीय लेखकों के लिए अलग से मंच तैयार किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर भी खुशी जताई कि यह आयोजन विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य में बौद्धिक विकास की नींव रखेगा। बता दें कि किताबों की ये दुनिया न केवल ज्ञान बांट रही है, बल्कि देहरादून की साहित्यिक विरासत को भी नया आयाम दे रही है। सीएम धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि तकनीकी के साथ साथ अपने जोड़ों और साहित्य से जुड़े रहना ही असली प्रगति है। आने वाले 9 दिनों तक ये परेड ग्राउंड विचारों के आदान प्रदान का सबसे बड़ा केंद्र बना रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। आज दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हैं, जहां से उठी एक आवाज ने वैश्विक बाजार में खलबली मचा दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले ही लगभग ठप कर चुका ईरान अब एक दूसरे समुद्री रास्ते बाबल मंदेब की ओर हाथ बढ़ा रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ के हालिया संकेतों ने दुनिया को डरा दिया है। अगर ये दोनों रास्ते बंद हुए तो इसका मतलब होगा दुनिया की 30% से ज्यादा तेल सप्लाई और खाने पीने की चीजों का संकट। आखिर क्या है ईरान का ये नया दांव, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बाब अल मंदेब क्या है? बाब अल मंदेब समुद्र का एक बेहद सकरा रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। एक तरफ यमन है, दूसरी ओर अफ्रीका का जिबूती। इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 किलोमीटर है। अफ्रीका का जिबूती के बीच का यही वो दरवाजा है जहां से होकर जहाज स्विच नहर की तरफ बढ़ते हैं, फिर यूरोप पहुंचते हैं। यानी एशिया से यूरोप जाने वाला बड़ा व्यापार इसी रास्ते पर टिका हुआ है। तेल, गैस, खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें इसी रास्ते से गुजरती हैं। अगर यहाँ रुकावट आती है तो असर सीधे पूरी दुनिया की सप्लाई और कीमतों पर पड़ता है। ईरान से एक ऐसा संकेत आया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर पहले ही तनाव चरम पर है। लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खुलवा पाया और अब ईरान की नजर एक और बेहद अहम समुद्री रास्ते बाल अब मंदेब पर जा टिकी है। खबरों के मुताबिक ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने सोशल मीडिया पर एक सवाल क्या पूछा, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में मानो भूकंप आ गया। गालिबफ ने पूछा है कि दुनिया की कितनी तेल, गैस, गेहूं और खाद की सप्लाई बाल अब मंदेब से होकर गुजरती है। ये महज एक सवाल नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब डबल चोक होल्ड की रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ होर्मुज जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, दूसरी ओर बाल अल मंदेब जो लाल सागर का प्रवेश द्वार है।
बहरहाल अगर ईरान और उसके सहयोगी हूतियों ने बाब अल मंदेब को निशाना बनाया तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना होगा। इसका सीधा मतलब है गंभीर समस्या से मुकाबला। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान जानता है कि वो सीधे युद्ध में अमेरिका या इजराइल को शायद न हरा पाए, लेकिन वो दुनिया की आर्थिक नस दबाकर उन्हें घुटनों पर ला सकता है। होर्मुज और बाब अल मंदेब वो नसें हैं जिन्हें दबाते ही वैश्विक महंगाई का मीटर फट जाएगा। बाब अल मंदेब को निशाने से क्या होगा? शिपिंग में 25 से 30 दिन की देरी, माल भाड़े और बीमा की कीमतों में भारी उछाल, भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा संकट और महंगाई का दोहरावार। ईरान ने सैन्य मोर्चे पर भी आक्रामक रुख दिखाया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरानी और उसके सहयोगी बलों ने इजराइल से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान का कहना है कि यह उसके खिलाफ पहले हुए हमलों का जवाब है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि होर्मुज को खुलवा पाना मुश्किल है, क्योंकि ईरान इसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे में अगर बाब अल मंदेब में भी अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। खाने पीने की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यूरोप एशिया व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं भारत के लिए खबर किसी डरावने सपने से कम नहीं है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इन्हीं रास्तों से मांगता है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पहले ही होर्मुज को खोलने के लिए सैन्य विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सैन्य ताकत से समुद्र के इन सकरे रास्तों को सुरक्षित रखा जा सकता है? वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और युद्ध है। फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुआ ये संकट अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। फरवरी 2026 को ईरान पर हुए सैन्य हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते को आधिकारिक तौर पर बंद नहीं किया, लेकिन चेतावनी और हमलों के जरिए इसे व्यवहारिक रूप से ठप कर दिया है। मार्च की शुरुआत में यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 70% से 90% तक गिर गई। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने सामान्य नेविगेशन चैनल के बजाय अपनी समुद्री सीमा के भीतर लारक द्वीप के पास से एक नया रास्ता बनाया है। यहां से केवल उन्हीं जहाजों को जाने दिया जा रहा है जिन्हें ईरान से अनुमति मिली है। वहीं अमेरिकी सेना ने मार्च के मध्य से इस रास्ते को जबरन खोलने के लिए अभियान शुरू किया, जिसके कारण खाड़ी में दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने हैं। अब तक कई जहाजों के क्षतिग्रस्त होने और नाविकों के मारे जाने की खबरें हैं। उधर ईरान ने कूटनीतिक चाल चलते हुए भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों के जहाजों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी है। इसका मकसद पश्चिमी देशों और बाकी दुनिया के बीच फूट डालना है। दरअसल ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय जहाजों पर ड्रोन हमलों और धमकियों का इस्तेमाल किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनियों ने इस रास्ते के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस बंद कर दिया। बिना बीमा के कोई भी बड़ा टैंकर यहां से गुजरने का जोखिम नहीं ले रहा है। ईरान की रणनीति है कि वो समुद्र के इन सकरे रास्तों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो अमेरिका और इजराइल पर प्रतिबंध हटाने या युद्ध रोकने के दबाव बना सके। ईरान की रणनीति साफ है, दबाव बढ़ाओ और दुनिया को अपनी शर्तों पर आने को मजबूर करो। लेकिन अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसकी कीमतें आम इंसान को अपनी जेब से चुकानी होंगी। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की कगार पर है, या कूटनीति समुद्री जाल को सुलझा पाएगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त है एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। खबरों का सारथी। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम बात कर रहे हैं अगली अहम रिपोर्ट की। यूपी में एक तरफ दावे किए जाते हैं कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था चकाचक है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की परतें उधेड़ती नजर आती है। जहां अस्पताल में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, वहीं डॉक्टर अब डर का कारण बनते नजर आ रहे हैं। कहीं इलाज के नाम पर रिश्वत और दबंगई है, तो कहीं सिस्टम की लापरवाही ने झोला छाप डॉक्टरों को खुली छूट दे रखी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य महकमा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चकाचक बताने के दावे करता है, लेकिन हकीकत इन दावों के पैर उखाड़ रही है। कहीं डॉक्टर मरीज के परिजनों और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारों पर हमलावर है, तो कहीं सिस्टम की उदासीनता ने झोला छाप डॉक्टरों को मौत का सौदागर बना दिया। एटा और बदायूं से आई दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर सवालों के घेरे। एटा के मेडिकल कॉलेज से जो खबर आई है वो शर्मनाक है। यहाँ डॉक्टर मसीहा की जगह जल्लाद की भूमिका में नजर आए। आपको बता दें कि डॉक्टर मुकेश परमार पर आरोप है कि उन्होंने मरीज के परिजनों से ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत मांगी। जब विरोध हुआ तो डॉक्टर ने अपने जूनियर साथियों को बुलाकर पत्रकारों को कमरे में बंधक बनाया और उनकी बेरहमी से पिटाई की। हमले में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता समेत कई पत्रकारों को चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। एफआईआर दर्ज नहीं होने से आक्रोशित पत्रकार अब कोतवाली के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर है। आज सुबह की घटना है, लगभग 9 बजे की।
मैं अपने पत्रकार साथी के बेटे का ऑपरेशन होना था, उसके हाथ की सरिया निकल गई थी, उसको लेकर मैं उसको एडमिट कराने के लिए गया था ऑर्थो डिपार्टमेंट में। सबसे पहले शुरुआत होती है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 405 नंबर में एक डॉक्टर साहब बैठे थे अंकित जी करके। हमने जब उनसे ये कहा कि आप इस बच्चे को एडमिट कर लो, तो उन्होंने ये कहा कि इसका कोई इन्वेस्टिगेशन बता दिया कि एक्सरा करने को लेकर, उसको लेकर उनसे कुछ हमारा विवाद हुआ। उसके बाद में जब विवाद हुआ तो प्रिंसिपल सर ने बीच में पढ़ के हम लोगों का मतलब बात करा दी कि कोई बात नहीं है। उस बच्चे को लेके जब हम ऊपर पहुंचे, जो उनका जो औरतों का जो वार्ड है जहां बच्चे को एडमिट किया जाता है, वहां जब पहुंचने के बाद बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट करने के बाद में ये जो डॉक्टर अंकित हैं जिनसे पहले हॉटटॉक हुई थी, उन्होंने फोन करके डॉक्टर मुकेश परमार हैं ऑटो के, उनको और अपने 7-8 अन्य साथी, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, वो 8 लोग बाउंसर टाइप के लोग थे, वो आते हैं और आने के बाद में और ये कहते हैं कि ये इनका क्या नाम है ऑपरेशन ऐसे कैसे प्रोटिक हो जाएगा, ये कौन सी इमरजेंसी है और इस तरीके से बातें होती हैं। और तुमने क्या पैसा दिया है, यहाँ पर पैसा लगता है, ऐसे 10,000 रुपए देने चाहिए, तब होता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर पैसा वो कराना तो प्राइवेट में जाते। वही दूसरी तस्वीर बदायूं से आपको दिखाते हैं, जहां झोला छाप डॉक्टरों ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है। डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। बिसौली के एसयू हेल्थ केयर में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की जान ले ली। बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के ये अस्पताल लंबे समय से प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था। गरीब मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही थी, लेकिन विभाग बेखबर बना रहा। गरीब मरीजों से मोटी रकम वसूली जाती रही और बिना किसी योग्यता के ऑपरेशन तक किए जाते रहे। घटना के बाद डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अस्पताल को सीज कर दिया। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर पहले कार्रवाई होती तो क्या दोनों जिंदगियां बच सकती थी। आज सुबह मुझे पता चला कि एक अपोलो हॉस्पिटल के सामने एक झोला छाप के यहाँ प्रसूता की मौत हुई। मैंने डिप्टी सीएमओ को आदेश दिया और तुरंत अस्पताल को सील कर दिया गया। पुलिस को भी सूचना दे दिया गया है और ये तमाम अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी झोला छाप डॉक्टर जिसके पास डिग्री ना हो उसको तुरंत सील कर दिया जाए। डॉक्टर ने अपनी डिप्टी सीएमओ के लिए स्पेशल आदेश भी कर दिया गया। जहाँ भी झोला छाप डॉक्टर हो पूरे जिले में, जिसके पास डिग्री ना हो उसे तुरंत सील किया जाए। हमें यहाँ पे जो है कुछ पत्रकार बंधुओं से जो है सूचना मिली थी। उसके बाद हमारे सीएमओ प्रभारी सीएमओ साहब डॉक्टर मोहन झा ने हमें आदेशित किया कि आप अस्पताल देखिए और वहाँ पे जो है कार्रवाई की। हम यहाँ पहुँचे, अस्पताल मौके पे बंद था और जो है यहाँ पे कोई संचालक उपस्थित नहीं था। हम यहाँ का अस्पताल का जो जहाँ ओपीडी करते हैं वहाँ सील किया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एटा में डॉक्टरों की दबंगई हो या बदायूं में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही, ये दोनों घटनाएं सिर्फ अलग अलग मामले नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो अंदर से खोखला होता जा रहा है। एटा में डॉक्टरों का अहंकार और बदायूं में झोला छापों का मकर जाल, दोनों ही आम जनता के लिए घातक साबित हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की जनता इन सफेदपोश अपराधियों और सिस्टम की उदासीनता की बलि चढ़ती रहेगी? क्या शासन प्रशासन केवल कागजों पर ही सुधार करेगा या जमीन पर भी कोई बदलाव दिखेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज इंडिया।